हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास के मैथ्स में जो मैथ्स का फर्स्ट वॉल्यूम है और उसमें का जो 4 नंबर चैप्टर है डिटरमिनेंट, इसी के एक्सरसाइज 4.2 के लिए हम लोग का जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। तो पहले हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट को पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.2 को। आपको इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले ये भी बता दें कि डिटरमिनेंट के अगर इसके पहले वाले लेक्चर को आप नहीं देखे हैं तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि पहले आप उस लेक्चर को देखें। इससे फायदा आपको यह होगा कि 2/2 और 3/3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को कैसे एक्सपेंड करते हैं आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर आप 2/2 और 3/3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना अगर जानते हैं तो फिर आपको ये पूरा जो भी बात इस लेक्चर में समझाया जाएगा बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप उस लेक्चर को देख लिए होंगे, उसके बाद आप इस लेक्चर को देख रहे होंगे। तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या देख रहे हैं, लिखा गया कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, और ये देख रहे हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में यहां पर कुल 4 प्रॉपर्टी लिखा गया है। अगर आप एनसीईआरटी के अनुसार, एनसीईआरटी का जो बुक है, अगर आप उसमें का प्रॉपर्टी देखते हैं तो उसमें कुल मिलाकर के 6 प्रॉपर्टी लिखा गया है। कितने? 6। लेकिन आपको इस लेक्चर में 10 से 11 प्रॉपर्टी बताया जाएगा। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप एक पूरे वीडियो को देखें, न कि थोड़ा थोड़ा छोड़ छोड़ करके, ठीक है। तो देखिएगा, इसमें पहला प्रॉपर्टी है द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी डिटरमिनेंट अगर दिया है तो उसके रो और कॉलम को क्या करें हम लोग, इंटरचेंज कर दें। इंटरचेंज का मतलब क्या कि रो को उठा करके कॉलम में लिख दीजिए तो उसके डिटरमिनेंट में कोई चेंजिंग नहीं आता है। ये तो हो गया प्रॉपर्टी, ये लैंग्वेज में हो गया। अब इस बात को हम लोग प्रूव करते हैं, उसके बाद इसको हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे इस पर। तो देखिएगा, पहला हम लोग क्वेश्चन लेते हैं यानी वेरिफिकेशन के लिए। वेरिफिकेशन कहिए या फिर आप इसी को प्रूफ भी कह सकते हैं। हम लोग लिखते हैं लेट और एक डिटरमिनेंट लेते हैं, डिटरमिनेंट इक्वल टू, और यहां देखिए A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 और ये हो गया C3। सही है। इसका डिटरमिनेंट हम लोग को फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको R1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। क्या बोले हैं? R1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। और ध्यान देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी तुरंत बताया और मैं आपको फिर एक बार रिमाइंड कर देता हूं कि आप पहले 3/3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना सीख लें। अगर आपको आता है तो ये बहुत खुशी की बात है, अगर नहीं आता है तो थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करता हूं। इसमें यह होता है कि अगर आप R1 के अलोंग, R2 के अलोंग या R3 के अलोंग, सही है ना, या फिर C1 के अलोंग, C2 के अलोंग या C3 के अलोंग, किसी के अलोंग R1 R2 R3 या C1 C2 C3 किसी के अलोंग एक्सपेंड करते हैं तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आता है? सेम आता है। तो R1 के अलोंग करें एक्सपेंड तो भी सही है, C1 के अलोंग एक्सपेंड करें तो भी वही बात है, वो भी सही है। तो हम लोग इसको फिलहाल एक्सपेंड करेंगे R1 के अलोंग। तो लिखते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो क्या हो जाएगा यहां से? तो ये हो जाएगा, देखिए R1 में क्या है, A1 है, तो A1 और ये इसका रो छोड़िए और इसका कॉलम छोड़िए, B2 C2 B3 C3। इसके बाद क्या है B1, तो माइनस में हो जाएगा B1। इसका ये हम लोग कॉलम छोड़ेंगे, इसका रो छोड़ेंगे, तो ये आएगा A2 C2 A3 C3, फिर प्लस इसके बाद क्या आएगा, C1 आएगा। तो इसका हम लोग ये कॉलम छोड़ेंगे और ये रो छोड़ेंगे, तो ये क्या आएगा, A2 B2 A3 और ये B3। इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा A1, और देखिए इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस, इसको इधर मल्टीप्लाई, तो B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B1, फिर इसको इधर मल्टीप्लाई फिर माइनस ये, तो ये हो जाएगा A2 C3 माइनस A3 C2, C1 है तो C1 रहेगा, फिर इसको इधर मल्टीप्लाई कीजिए A2 B3 माइनस A3 B2, ऐसे आया। हम लोग इसको भी क्या किए हैं, डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड किए हैं। लेकिन प्रॉपर्टी क्या कहता है, तो प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी कहता है कि द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड
कब? इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड, यानी कि रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दीजिए और तब उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कीजिए, तो उसका वैल्यू भी इसके बराबर ही आएगा। ये प्रूव करना हम लोगों को। तो हम लोग तो ये डिटर्मिनेंट लिए, अब क्या करते हैं हम लोग? इंटरचेंज करते हैं, यानी कि बाई इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स, रोज और कॉलम्स को क्या करते हैं? इंटरचेंज करते हैं। तो हम लोग को क्या मिलेगा? वी है। अब देखिए, ये जैसे ही हम लोग इंटरचेंज करेंगे, इंटरचेंज का मतलब क्या कि रो को कॉलम में लिख दीजिए और कॉलम को रो में, तो जितने नंबर रो को उठाएंगे उतने ही नंबर कॉलम में लिखेंगे। तो ये देखिए, ये फर्स्ट रो में क्या है? A1 B1 C1 है, इसको हम फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे A1 B1 C1। सेकेंड रो में क्या है? A2 B2 C2 है, तो इसको सेकेंड कॉलम में लिख दिए A2 B2 C2। थर्ड रो में क्या है? A3 B3 C3 है, थर्ड कॉलम में लिख दिए A3 B3 C3 लिख दिए। और ये भी तो डिटर्मिनेंट ही है ना, तो इसका हम एक नया नाम देते हैं, ये डिटर्मिनेंट 1 दे दिए या डेल्टा 1 कह सकते हैं। अब ये बताइए, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें और इसके बराबर अगर आ जाता है तो क्या बोलेंगे? डिटर्मिनेंट कॉलम्स आर इंटरचेंज करने के बाद, रोज एंड कॉलम को इंटरचेंज करने के बाद डिटर्मिनेंट क्या रहता है? अनचेंज रहता है, यानी कि इसका वैल्यू क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। अब ये बताइए, इसको हम लोग ऐसे एक्सपेंड करें, एक्सपेंडिंग अलोंग। ये देखिए, इसको किसके अलोंग किया गया है? R1 के अलोंग। इसको आप C1 के अलोंग एक्सपेंड कर दीजिए, यानी एक्सपेंडिंग अलोंग C1 के अलोंग जैसे ही एक्सपेंड करेंगे तो हम लोग को A1 B1 C1 लेना पड़ेगा। तो यहां से ये आएगा A1 और इसका ये रो खत्म, इसका ये कॉलम खत्म, तो ये बचेगा B2 B3 C2 C3 आएगा ऐसे। फिर क्या है? B1, तो ये माइनस B1 हो जाएगा। फिर इसका ये रो खत्म, इसका कॉलम खत्म, तो ये होगा A2 A3 C2 C3 प्लस ये C1 लेते हैं, तो C1 क्या गया? यहाँ से इस रो को खत्म करेंगे और इस कॉलम को खत्म करेंगे, तो ये आएगा A2 A3 B2 B3। यहाँ से क्या है? ये A1, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो B2 C3 माइनस ये इधर मल्टीप्लाई करेगा तो B3 C2 माइनस B1 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो A2 C3 माइनस इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो A3 C2 प्लस C1 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो A2 B3 माइनस इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो B2 A3 ऐसे। अब ये बताइए कि अगर आप इस वैल्यू को देखेंगे और इस वैल्यू को देखेंगे तो कैसा मिल रहा है? दोनों के वैल्यू से मिल रहा है, यानी कि ये जो डिटर्मिनेंट दिया गया है इसके रो कॉलम को क्या किया गया? इंटरचेंज कर दिया गया, मतलब रो को कॉलम में लिख दिया गया। तो दोनों का जो वैल्यू आ रहा है क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, यानी कि चेंज नहीं हो रहा है। तो वही तो लिखा गया यहाँ पर, क्या रहता है? रिमेन्स अनचेंज्ड। तो यहां से ये हम लोग क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। एक बात यहां से हम लोग और नोट कर सकते हैं, और वो क्या नोट कर सकते हैं? यहां देखिए, ये नोट कर सकते हैं, आप यहां देख सकते हैं, आप इसको रिमार्क के तौर पर लिख सकते हैं। रिमार्क नोट कर लीजिएगा। क्या लिखेंगे हम लोग? ध्यान दीजिए, ये अगर कोई डिटर्मिनेंट है, किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा, अगर उसका क्या करें? ट्रांसपोज निकाल रहे हैं। रो को जब कॉलम में लिखते हैं तो उसी को जो बोलते हैं ट्रांसपोज निकालना। तो ट्रांसपोज निकाल दिया जाए तो उसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा? सेम आएगा। कहने का मतलब क्या? ये देखिए, इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन, यहां ध्यान देंगे, A का डिटर्मिनेंट जितना आएगा उतना ही A के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट भी आएगा। बात समझ में आ रहा है? A का डिटर्मिनेंट जितना आएगा उतना ही A के ट्रांसपोज का भी डिटर्मिनेंट आएगा। और इस तरीके से हम लोग वेरीफाई किए ये फर्स्ट प्रॉपर्टी को, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं
इसी को वेरीफाई, अब सेकंड प्रॉपर्टी को वेरीफाई करते हैं, यानी कि सेकंड नंबर प्रॉपर्टी। सेकंड नंबर प्रॉपर्टी क्या कहता है, तो थोड़ा सा पहले साफ करते हैं। देखिए यहां से इसको साफ कर देते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेज। देखिए इसमें और इसमें अंतर है। इसमें क्या बोला जा रहा था कि पूरे रो को पूरे कॉलम से इंटरचेंज करना है, रो को कॉलम से, किससे, रो को कॉलम से। लेकिन इसमें क्या कहा जा रहा है, एनी टू रोज, ध्यान देंगे, टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर चेंज इंटरचेंज, यानी कि दो रो को आपस में इंटरचेंज कीजिए, या फिर दो कॉलम को कॉलम से, रो को रो से। जबकि पहले वाले में क्या था, रो को कॉलम से इंटरचेंज करना था। इसमें रो को कॉलम से नहीं, रो को रो से या कॉलम को कॉलम से। तो क्या चेंजिंग आएगा, केवल डिटर्मिनेंट का साइन चेंज होगा। बस समझ रहे ना। तो इसके वेरिफिकेशन के लिए हम क्या किए, फिर एक डिटर्मिनेंट लिए, इसको हम सॉल्व किए जैसे पिछले वाले में सॉल्व किए थे। अब क्या करते हैं, ये देखिए, बाई इंटरचेंजिंग R1 एंड R2 वी हैव। अब क्या किया हम लोग, R1 और R2 को इंटरचेंज कर रहे हैं। तो इसको मान लीजिए एक नया डिटर्मिनेंट ये आ गया। अब क्या आएगा, यहां देखिए, किसको इंटरचेंज कर रहे हैं, R1 और R2 को। आप चाहे तो आप R1 R3 भी इंटरचेंज कर सकते हैं, वही बात आएगा। तो हम लोग R1 R2 लिए। कहने का मतलब ये कि R1 R2 में स्थान अदला बदली कर दीजिए, यानी कि जो R1 में है उसको R2 में लिखिए, जो R2 में है उसको R1 में लिखिए। तो ये होगा A2 B2 C2, ये होगा A1 B1 C1, और ये क्या होगा A3 B3 C3। सही है ना। क्या किए हैं, R1 को R2 में लिख दिए हैं और R2 को R1 में लिख दिए हैं, यानी कि रो को रो से इंटरचेंज किए हैं। सही है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये प्रॉपर्टी कर रहा है कि जब इसका डिटर्मिनेंट हम लोग फाइंड करेंगे तो इससे जो आएगा वैल्यू तो सेम आएगा लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर इसका 5 आता है तो इसका क्या आएगा, -5। अगर इसका -10 आता है तो इसका 10 आएगा। कब, जब रो को रो से इंटरचेंज करेंगे या फिर कॉलम को कॉलम से। तो थोड़ा निकाल करके देखते हैं इसका मान कि क्या आता है। तो ध्यान दीजिए, इसको एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग, ध्यान दीजिए R2। क्या करें हम लोग, R2 के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे। किसके अलोंग, R2 के अलोंग। आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये आपको कैसे समझ में आया कि R2 के अलोंग एक्सपेंड करना है, बात समझ रहे ना। चलिए, वो इसलिए क्योंकि मुझे देखिए A1 B1 C1 दिख रहा है ना। तो अगर R2 के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे तो A1 B1 C1 मिल जाएगा। बात रहा साइन का, तो सॉल्व करेंगे तो अपने आप आएगा। ठीक है ना। अगर आप चाहें तो आप R1 के अलोंग भी एक्सपेंड करके भी बना सकते हैं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, सेम ही बात आएगा। ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, एक्सपेंड। तो एक्सपेंडिंग अलोंग R2, यहां से क्या मिलेगा हम लोग को, A1। अब ये बताइए, जैसे ही इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं R2 के अलोंग, तो इसका साइन और इसका साइन मुझे तो पता होना चाहिए ना। इसका साइन क्या होता है, तो इसका साइन माइनस होता है। क्या होता है, माइनस। अब इसका साइन माइनस कैसे होता है, इसका प्लस होगा इसका माइनस होगा। ये कैसे, यहां समझिए, जो A1 है ये कितने नंबर रो में है, 2 नंबर रो में है। देखिए पहला रो दूसरा रो, तो 2 नंबर रो में है ना। और कितने नंबर कॉलम में है, तो 1 नंबर, ये फर्स्ट कॉलम। तो 2 नंबर रो 1 नंबर कॉलम, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 3 ऑड नंबर, विषम संख्या, इसलिए क्या आएगा, माइनस। इवन आता तो क्या होता है, प्लस। तो ये हो गया A1। अब इसके रो और कॉलम को छोड़ दीजिए तो क्या आएगा, B2 C2 और यहां से B3 C3, ऐसे आएगा। फिर क्या है, B1, ये प्लस में हो जाएगा क्योंकि 2 नंबर रो में है और 2 नंबर कॉलम में है। इसके कॉलम को छोड़ेंगे, इसके रो को छोड़ेंगे
तो ये आएगा A2C2 और ये हो गया A3C3, ऐसे होगा ना, ऐसे। अच्छा, इसके बाद क्या है C1, तो C1 के बाद क्या लिखेंगे, इसके रो को छोड़ेंगे और इसके कॉलम को छोड़ेंगे, तो ये आएगा A2B2 A3B3। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये बताइए, यहां से हम लोग कॉमन लेते हैं, थोड़ा देखिए यहां से A1 यहां पर भी है, यहां पर भी है, B2C2 B3C3 यहां पर भी है, लेकिन यहां क्या देख रहे हैं, माइनस में B1 है, यहां पर क्या है प्लस में, और यहां पर ये प्लस में है, यहां पर क्या है माइनस। इस पूरे में से आप माइनस कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन लेना है, माइनस। तो जैसे ही आप माइनस कॉमन लेंगे, देखिए क्या आएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहां देखिए क्या रहा है, ये प्लस में हो जाएगा, माइनस है तो कॉमन आ गया, तो ये हो जाएगा A1 और ये क्या रहा यहां से B2C2, ये क्या हुआ B3C3 हुआ ना ऐसे। फिर यहां पर क्या, यहां पर भी तो साइन चेंज होगा, माइनस कॉमन ले रहे हैं तो साइन चेंज होगा, यहां पर प्लस लेगा क्या हो जाएगा माइनस B1 और ये जैसे है वैसे रहेगा, कितना A2C2 A3C3। फिर क्या होगा यहाँ पर C1, तो C1 जैसे ही लिखेंगे ये आ जाएगा, इधर कहीं नहीं दिख रहा हो तो नीचे लिख देते हैं, प्लस C1 और डिटर्मिनेंट A2B2 A3B3। समझ में आया। अब आप क्या देख रहे हैं कि ये जो बिग ब्रैकेट के जो अंडर में है, ये क्या ये इसका वैल्यू है, देखिए तो है ना, और ये तो ये डिटर्मिनेंट रहेगा ही, ऐसे रहेगा ना। तो यहां से क्या मिल गया, अगर हम लोग देखें तो यहां से मिल रहा है देयरफॉर दिस इक्वल टू माइनस दिस आया। तो ये जो माइनस साइन आया, यही तो बोल रहा था क्या प्रॉपर्टी कि क्या चेंज होगा, केवल साइन चेंज होगा। क्या चेंज होगा, केवल साइन चेंज होगा। तो देखिए दोनों का वैल्यू सेम हो रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, साइन बदल गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के दो रो या दो कॉलम को अगर आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए, यानी रो को रो से या फिर कॉलम को कॉलम से, तो क्या होता है, डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। बात समझ में आया। अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, यहां छूट रहा है, यहां पर ध्यान देंगे, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, यहां क्या होगा, आर आइडेंटिकल देन इट्स वैल्यू इज 0। कहने का मतलब ये कि किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर दो रो या दो कॉलम क्या हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, मतलब ये कि एलिमेंट सेम हो जाए। जैसे फर्स्ट रो में अगर 1 2 3 है तो दूसरे में भी क्या हो जाए 1 2 3, जैसे ये ऐसे। हाँ देखिए, अगर हम लोग इसको ऐसे लिख दें, ऐसे, तो अब बताइए आप R1 में क्या देख रहे हैं, आप R1 में देख रहे हैं A1 B1 C1 है, R2 में क्या देख रहे हैं ABC, R3 में भी क्या है ABC है, ऐसा। तो दो रो आइडेंटिकल है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे यानी एक्सपेंड करके वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। प्रूव करते हैं। तो जैसे ही इसको लोग R1 के अलावा एक्सपेंड करेंगे तो ये A1, ये देखिए इसका रो खत्म, इसका कॉलम खत्म, तो क्या बचेगा BC B1 है तो माइनस B1, इसका रो छोड़ेंगे कॉलम छोड़ेंगे तो ये छोड़ेंगे और ये आएगा AC प्लस में क्या लेंगे हम लोग C1, इसके ये रो छोड़ेंगे और इसका ये कॉलम छोड़ेंगे तो ये आएगा AB आएगा ऐसे। अब आप इसको जब सम करेंगे तो ये A1 इधर मल्टीप्लाई करेंगे BC माइनस इधर मल्टीप्लाई करेंगे BC, फिर ऐसे ही माइनस B1 इधर मल्टीप्लाई करेंगे AC माइनस इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी AC, फिर प्लस C1 इधर मल्टीप्लाई करेंगे AB माइनस ये भी आएगा कितना AB। तो यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, तो क्या आ गया 0 माइनस 0 प्लस 0 इक्वल टू कितना आया 0, और इस तरीके से ये भी हो गया प्रूव्ड। अब इसमें का जो 4 नंबर प्रॉपर्टी है उसको देखिए,
इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट k, then the value of the new determinant is k times the value of original determinants। इसमें कहा यह जा रहा है कि कोई भी मैट्रिक्स कोई डिटर्मिनेंट दिया है, क्या दिया गया है? डिटर्मिनेंट। जैसे आप ये समझिए, अगर हम लोग ये देखें, यहां से ये a1 b1 c1 है, ये a2 b2 और ये c2 है, a3 b3 और ये c3 है। तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें, ठीक ना। और इस डिटर्मिनेंट में हम लोग किसी एक रो या किसी एक कॉलम में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, और उसके बाद जो डिटर्मिनेंट आए, तो मान लीजिए हम लोग मल्टीप्लाई किए k से r1 में मल्टीप्लाई कर दिए, किसमें? r1 में। तो ये जाएगा k a1 k b1 k c1, ये हो जाएगा a2 b2 c2, ये a3 b3 c3। समझ में आया? तो जो ये वैल्यू आएगा, ये वह इसके वैल्यू का k टाइम्स हो जाएगा। मतलब ये कि दिस इक्वल टू दिस इंटू k, ऐसे हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी कह रहा है, ठीक ना। अब प्रूव करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 को। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या करता है, अभी आप देख चुके हैं। अब यहां से उसका हम करते हैं हम लोग वेरिफिकेशन। तो अभी आप देखिए कि अगर ये k डिटर्मिनेंट में अगर हम लोग किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम में, तो क्या देखते हैं हम लोग कि जो न्यू डिटर्मिनेंट आता है उसका वैल्यू क्या होता है? सेम होता है। और इसी को हम लोग प्रूव करना है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं, हम लोग क्या किए, सबसे पहले एक डिटर्मिनेंट लिए, उस डिटर्मिनेंट को हम लोग r1 के अलोंग एक्सपेंड किए और ये उसका वैल्यू आ गया, आया ना। अब क्या कर रहे हैं हम लोग कि इसी डिटर्मिनेंट के r1 में हम लोग किसी नंबर k से, जो कि नॉन जीरो है, जीरो नहीं है, उससे मल्टीप्लाई किए। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर k से r1 में मल्टीप्लाई कर किया गया। अब इसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो यहां देखिए, इसको भी हम लोग लिखते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग r1, एक्सपेंडिंग अलोंग r1। तो r1 के अलोंग जब एक्सपेंड करेंगे, मतलब कि ये लेना है हम लोग को k a1, और इसका रो छोड़ेंगे और ये कॉलम छोड़ेंगे, तो ये आएगा b2 c2 b3 c3, ऐसे आएगा। फिर ये लेंगे तो माइनस k b1, फिर इसका ये रो छोड़ेंगे और ये कॉलम छोड़ेंगे, तो ये आएगा a2 b2 a3, ये देखिए इसको लिया है तो इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, तो क्या आएगा? a2 c2 आएगा, यहाँ a2 c2 a3 c3, ऐसे आएगा। फिर इसको लेंगे तो प्लस k c1, इसका रो छोड़ेंगे और इसका कॉलम छोड़ेंगे, तो ये a2 b2 a3 b3, ऐसे आएगा ना। अब इन सब में से हम क्या करते हैं, k कॉमन ले लेते हैं। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? तो देखिए, क्योंकि इसमें भी k है। सब में से जैसे ही हम लोग k कॉमन लेंगे, यहां से क्या मिल रहा है हम लोग को? ये आ गया a1 और ये आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ b2 c2 b3 c3, आ रहा है ना। फिर यहां से क्या आएगा? माइनस k तो कॉमन आ चुका है, तो बचेगा b1 और ये आएगा a2 c2 a3 c3, ऐसे आ रहा है। प्लस k तो कॉमन आ गया तो c1 बचेगा और ये आ गया a2 c2 a3 c3, ऐसे आया। अब ये बताइए, आप क्या देख रहे हैं? ये जो वैल्यू देख रहे हैं, क्या ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू है? यहाँ देखिए, ये पूरा का पूरा यहाँ आ चुका है। तो अगर हम लोग इसको लिखें तो क्या मिलेगा हम लोग को? यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा दिस इक्वल टू k इंटू डिटर्मिनेंट, मिल रहा है। देखिए, ये यही ना आ रहा है, यहाँ रहेगा डिटर्मिनेंट 1 इक्वल टू k, क्योंकि ये k है, और इस पूरे का वैल्यू हम लोग यहाँ से ये इसका वैल्यू पुट कर दिए। तो यही तो हम लोग को प्रूव भी करना था, ठीक है। अब एक बात बताइए,
हम लोग को यहां से ये समझ में आया कि अगर हम लोग इसमें k से मल्टीप्लाई करें, यानी किसी एक रो या किसी एक कॉलम में, तो जो न्यू डिटर्मिनेंट मिलेगा उसका वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। तो यहां से एक बात हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखिए तो ये कि अगर k इंटू यहां ध्यान देंगे, इसके स्थान पर जो ये वैल्यू है वो लिखिए, k a1 k a2 k b1 है, k b1 k c1, ये a2 b2 c2 a3 b3 और ये हो गया c3 इक्वल टू k और ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू मतलब कि ये पूरा a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 और ये हो गया c3। अब ये बताइए क्या देख रहे हैं हम लोग कि डिटर्मिनेंट के एक रो में अगर हम लोग को कॉमन लिया जाए तो k कॉमन आ सकता है, तो वह बाहर आ गया है कॉमन में, आ गया ना। यानी कि डिटर्मिनेंट से जब कॉमन लेते हैं तो किसी एक रो में अगर हम लोग को, किसी एक रो का मतलब क्या कि रो के सभी एलिमेंट से कॉमन लेंगे, है ना। अगर ये कॉलम में रहता तो कॉलम से भी कॉमन ले सकते थे। तो पहले इसको साफ करते हैं, उसके बाद कुछ एग्जांपल को ले करके आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 4 से 2 पॉइंट हम लोग को मिलता है। अब 2 पॉइंट कौन कौन सा उसमें देखिए, उसको हम लोग रिमार्क के तौर पर लिखेंगे। तो फर्स्ट रिमार्क क्या है, वी कैन टेक आउट एनी कॉमन फैक्टर फ्रॉम एनी वन रो और वन कॉलम। ध्यान देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एनी वन रो और एनी वन कॉलम, यानी कि और कॉमन लेना होगा। देखिए लिखा गया है कॉमन, और हम लोग कॉमन लेंगे तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से ही कॉमन लेंगे, यही कहा जा रहा है एनी वन रो और वन कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट। यानी डिटर्मिनेंट से कुछ भी हमको कॉमन लेना होता है तो कैसे कॉमन लेते हैं, किसी एक रो या किसी एक कॉलम से। लेकिन मैट्रिक्स आपको याद होगा, मैट्रिक्स में जब कॉमन लेते थे तो कैसे, तो पूरे मैट्रिक्स से ही, इसमें ऐसा बात नहीं है। मतलब क्या, एग्जांपल समझिए। तो एग्जांपल देखिए, कहने का मतलब ये है कि डिटर्मिनेंट इक्वल टू, अगर यहां पर ये ऐसे मिल जाए आपको कि 2 4 6 5 3 9 1 0 2 ऐसे मिल जाए, तो आप क्या करेंगे, आपको जब भी कॉमन लेना हो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से ही कॉमन लेंगे। कहने का मतलब ये कि देखिए इसमें 2, इसमें से भी 2 कॉमन आ जाएगा, इसमें से भी 2 कॉमन आ जाएगा, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ क्या आएगा 1, यहाँ क्या आएगा 2 और यहाँ क्या आएगा 3, और ये लिख दीजिए 5 3 9 और ये 1 0 2, सही है ना। एक और एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल देखिए, ये फर्स्ट एग्जांपल था और ये सेकंड एग्जांपल देखिए। इसमें हम लोग ऐसे रखते हैं कि डिटर्मिनेंट इक्वल टू, यहाँ देखिए ये हो जाएगा, ये मान लेते हैं हम लोग 6, यहाँ मान लेते हैं 12 और यहाँ मान लेते हैं 15, यहाँ मान लेते हैं 18 और यहाँ मान लेते हैं हम लोग 10, यहाँ मान लीजिए 20, सही है। फिर यहाँ मान लीजिए 16 नहीं, यहाँ पर आप 21 लीजिए 21 और यहाँ ले लेते हैं 8 और यहाँ ले लीजिए 6, सही है। अब ये बताइए, अगर अब आप देखेंगे तो इसमें बहुत कुछ कॉमन आने वाला है, तो कैसे कैसे कॉमन ले सकते हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें से 3 कॉमन आ सकता है, बोलिए 3 कॉमन आ सकता है। आप चाहे तो इसमें से भी 3 कॉमन ले सकते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला कि जब भी कॉमन लेना हो तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से, तो आप एक रो या एक कॉलम के बारे में ही सोचिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर R1 से 3 कॉमन लेते हैं, ले सकते हैं ना। फिर R2 से भी कुछ कॉमन आ सकता है क्या, तो R2 में देख रहे हैं यहाँ 18 है, यहाँ 10 है, यहाँ पर 20 है, तो सब में से 2 भी कॉमन आ सकता है, तो 2 भी कॉमन ले लेते हैं, हो सकता है ना। लेकिन यहां से कुछ भी कॉमन नहीं आने वाला, तो ये कॉमन आ जाएगा। क्या आएगा यहाँ से, इसमें से 3 कॉमन लिए हैं आप, तो 1 4 5, इसमें सब क्या कॉमन लिए, 2 कॉमन लिए हैं, तो यहाँ पर क्या आ गया 2 कॉमन लेंगे तो 9 5 और यहाँ 10 आ जाएगा। इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं लिए हैं, तो यहाँ पर आने दीजिए 21 8 और ये 6, ऐसे आया। अब ये बताइए क्या कुछ और भी कॉमन आने वाला है, तो अब देख रहे हैं इसमें से भी कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, इसमें से भी कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, इसमें से भी कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। अब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा।
अगर इसी क्वेश्चन में हम लोग एक नया क्वेश्चन बनाते हैं, यानी एग्जाम्पल नंबर 3 बनाते हैं, देखिए ऐसे, और अगर यहां पर हम लोग क्या कर देते, ये 30 रख देते, कितना रखते 30, तो अब जो ये 3 कॉमन लिए थे यहां से, तो 6 था, सॉरी एक बार ध्यान देंगे, यहां पर पहले क्या था, अगर यहां पर पहले हम लोग कितना किए थे 6, ये 3, ध्यान दीजिएगा, और पहले हम लोग 3 रखे हो तो 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 आता, ठीक, अगर 3 रखे तो, अगर 6 होता तो यहाँ से क्या आता 2 आता। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं थर्ड में एग्जाम्पल में, और ये कर दिए कि यहाँ पर 30 है, कितना है 30 है। अब बताइए कि क्या होगा, सही है, थर्ड में एग्जाम्पल क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किए हैं। अब क्या आएगा यहाँ देखिए, अभी भी अगर आप इसमें से देखेंगे तो 3 कॉमन आ सकता है तो 3 कॉमन ले लेते हैं, इसमें से अभी भी 2 कॉमन आ सकता है तो 2 ले लेते हैं, हो सकता है ना। अब बताइए क्या आएगा, यहां से क्या आएगा, 3 कॉमन लेंगे तो 10 आएगा, तो 3 कॉमन लेंगे तो 10 आएगा, फिर नहीं, यहाँ पर आप ऐसा कीजिए कि आप यहाँ पर आप यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, यहाँ पर 36 कर दीजिए, क्या कर देते हैं 36 कर देते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही 36 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आगे 12 आ जाएगा ना, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो 4, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो 5, यहाँ से 2 कॉमन लीजिए ये 9 हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 5, और यहाँ से 10, इसमें से तो कुछ कॉमन ही नहीं आएगा, तो 21, 8 और ये 6 आ गया। ऐसे क्या और भी कुछ कॉमन दिखता है, तो अब देख रहे हैं कि इसमें से फिर कुछ कॉमन आ जाएगा, क्या कॉमन आएगा 3 कॉमन आ सकता है, तो 3 कॉमन ले लीजिए फिर से, तो जैसे ही 3 कॉमन लेंगे ये हो जाएगा, पहले से तो 6 हो जाएगा और 3 कॉमन ले रहे हैं तो क्या आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा 4 आएगा ना, यहाँ क्या आएगा 3, यहाँ क्या आएगा 7, समझ में आ रहा है। और इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए, 4, 5, 8 रहने दीजिए, इसमें से भी कुछ भी कॉमन नहीं है उसको भी 5, 10 और ये 6 रहने दीजिए, और ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। बात समझ में आ रहा है। आप चाहे तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो यहां से हम लोग को ये बात समझ में आ रहा है कि डिटरमिनेंट से जब भी कुछ कॉमन लेना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में से ही कॉमन लेंगे। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, डिटरमिनेंट से कुछ भी हमको कॉमन लेना है तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से कॉमन लेंगे। आप फिर बोलेंगे कि सर आप तो यहाँ पर R1 से भी कॉमन लिए हैं, R2 से भी कॉमन लिए हैं, तो 2 बार कॉमन लिए हैं, इससे एक बार 3 कॉमन ले लिए, इससे एक बार 2 कॉमन ले लिए। बात समझ रहे हैं। अगर मैं आपको इसी में एक और एग्जांपल लगाता हूं, 4th नंबर एग्जांपल, देखिए वो कितना अच्छा एग्जांपल होगा, वो और अच्छा एग्जांपल होगा। 4th नंबर एग्जांपल में हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि डिटरमिनेंट इक्वल टू, यहां पर भी 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ऐसे। अब बताइए अब क्या करेंगे हम लोग, तो आप देख रहे हैं कि R1 से क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा, फिर R2 से भी क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा, और R3 से भी क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा, सबसे अलग अलग, R1 से भी, R2 से भी और R3 से भी। तो यहां पर 1 1 1 1 1 1 1 1 1, और इसको हम सॉल्व कर देंगे जो आएगा आंसर। बात समझ में आ रहा है। तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि जब भी कॉमन लेते हैं तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से, जबकि अगर मैट्रिक्स होता तो इस पूरे में से क्या कॉमन आता है, केवल 2 कॉमन आता है, जो कि यहां बाहर तो 8 आ गया ना। आई होप कि मेरी बातों का बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेकंड रिमार्क में। तो रिमार्क नंबर 2 क्या कहता है, यहां देखिए, इफ कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट आर प्रोपोर्शनल देन इट्स वैल्यू इज 0। इट्स वैल्यू इज 0। अब इसको समझिए, ध्यान दीजिए। हम लोग इसके वेरिफिकेशन के लिए क्या करते हैं, वेरिफिकेशन के लिए एक डिटरमिनेंट को ले लेते हैं, और ये हो गया A B C A1 B1 C1 KA KB, और ये हो गया KC, सही है। अब ये बताइए कि क्या ये और ये प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या, आप यहां समझ लीजिए। प्रोपोर्शनल का मतलब ये हुआ कि A बाई दिस, A बाई ये, सॉल्व कर दिए। तो सॉल्व जैसे ही करेंगे क्या आएगा, 1 बाई K आएगा, फिर B बाई KB, B बाई KB,
इसका वैल्यू भी क्या आएगा 1/k आएगा। और फिर जब सॉल्व करेंगे क्या c/kc, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 1/k आएगा। तो ये तीनों वैल्यू क्या देख रहे हैं, इक्वल आ रहा है ना, तो मतलब क्या कि ये प्रोपोर्शनल है। क्या है, प्रोपोर्शनल है। और जब प्रोपोर्शनल है तो इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू 0 आएगा। बात समझ में आ रहा है। अब ये तो हो गया कि हम लोग इसको स्टेटमेंट से लिख दिए, लेकिन ये कैसे इसको हम लोग को वेरीफाई करना है, तो यहां देखिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अभी यहां पर क्या पढ़े हम लोग कि डिटर्मिनेंट से जब भी कुछ कॉमन लेना होगा, किसी एक रो या किसी एक कॉलम से कॉमन लेते हैं, तो क्या हम लोग इसमें इससे R3 से k कॉमन ले सकते हैं। जैसे ही k कॉमन लेंगे ये हो जाएगा A B C, A1 B1 C1, और फिर यहां से क्या हो जाएगा A B C। और यहां देखिए आप पढ़ चुके हैं इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर, ये नहीं, ये कौन, ये हो जाएगा इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन इट्स वैल्यू इज 0। मतलब क्या कि डिटर्मिनेंट के किसी दो रो या किसी दो कॉलम के सभी एलिमेंट्स आइडेंटिकल हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो देख रहे हैं ए बी सी, यहां पर भी क्या है ए बी सी, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और इस तरीके से डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ गया k × 0 = 0, जो कि हमको ये प्रूफ करना था। तो मैं समझता हूं कि आपको ये दोनों रिमार्क बहुत अच्छे से समझ में आया। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पर ये 1 to 4 प्रॉपर्टी है और ये 2 रिमार्क है। अब इसके बाद कुछ और भी प्रॉपर्टी है, तो पहले हम लोग इस पूरे को साफ करते हैं, उसके बाद इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 कहता है इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 or more terms, then the determinant can be expressed as the sum of 2 or more determinants। इसको समझिए, ये 5 नंबर प्रॉपर्टी कहता है कि किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सभी एलिमेंट्स 2 टर्म या 2 से अधिक टर्म के सम के फॉर्म में हो तो उसे हम लोग अलग अलग डिटर्मिनेंट करके लिख सकते हैं। अब कैसे, ये समझिए। कहने का मतलब ये है, तो हम लोग पहले 5 नंबर प्रॉपर्टी को वेरीफाई करते हैं। कितना नंबर प्रॉपर्टी को, तो 5 नंबर प्रॉपर्टी को हम लोग वेरीफाई करते हैं। तो 5 नंबर प्रॉपर्टी कहना क्या चाहता है, कहना चाहता है ये कि दैट इज इफ, ध्यान दीजिए, A1 + λ1, A2 + λ2, A3 + λ3 ये हो, और ये B1 B2 B3 हो, C1 C2 C3 हो, तो इसे हम लोग अलग अलग डिटर्मिनेंट में कैसे लिखेंगे ये समझिए। आप देख रहे हैं कि R1 में सभी एलिमेंट्स 2 टर्म का सम है, तो इसको हम लोग 2 डिटर्मिनेंट में लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये कि ये A1 A2 A3 और ये जैसे है R2 R3 ये आ जाएगा, B2 B3 और ये यहाँ B1 B2 और ये हो गया B3, C1 C2 और ये हो गया C3, प्लस यहाँ से क्या आएगा A1 A2 A3 तो हो गया। अब आएगा λ1 λ2 λ3, λ1 λ2 और ये हो गया λ3, ये फिर दोनों R1 R2 ऐसे R2 R3 आ जाएगा। तो ये क्या होगा B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। बस समझ रहे ना। अब क्या करना, हम लोग को इसको प्रूव करना है कि इससे ये आखिर आता कैसे है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, वेरिफिकेशन के हम लोग पहले LHS लेते हैं। LHS में क्या लिखेंगे, ये पूरा A1 + λ1, A2 + λ2, A3 + λ3 और यहाँ B1 B2 B3 C1 C2 C3, इसको हम लोग R1 के एलोंग एक्सपेंड करेंगे। किसके एलोंग, R1 के एलोंग। तो लिखिए एक्सपेंडिंग एलोंग R1, एक्सपेंडिंग एलोंग R1। R1 के एलोंग जैसे ही एक्सपेंड करेंगे हम लोग को ये एलिमेंट लेना होगा। तो पहले ये A1 + λ1, अब इसके रो और कॉलम को छोड़ दीजिए,
तो ये हो जाएगा B2B3 C2C3 ऐसे हो जाएगा। फिर क्या, तो यहां से देखिए माइनस में ये आएगा A2 प्लस λ2 और ये ब्रैकेट में, फिर इसके कॉलम को छोड़ेंगे और इसके रो को छोड़ेंगे तो बचेगा B1B3 और यहां क्या बचेगा C1C3 आएगा ना। अब ये प्लस A3 λ3 सही है ना। अब ये क्या आएगा, इसका रो खत्म और इसका कॉलम खत्म तो ये आएगा B1B2 और ये C1C2, इतना भी कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए, इस दोनों से बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा A1 और इस पूरे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा, ये B2B3 C2C3 आएगा ऐसे। फिर λ1 भी मल्टीप्लाई करेगा, प्लस है तो प्लस रहेगा, प्लस λ1 और ये क्या हो जाएगा B2B3 C2C3 सही है। फिर यहां देखिए माइनस जब मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस में A2 होगा और माइनस λ2 होगा तो माइनस A2 और ये पूरा B1B3 C1C3, फिर माइनस में क्या होगा, ये λ2 और यहां से ये पूरा रहेगा B1B3 C1C3 अच्छे से समझ रहे हैं। अब यहां से क्या आएगा, प्लस, अब ये इसको लिखते हैं तो प्लस A3 और ये पूरा B1B2 C1C2 आएगा ऐसे। फिर क्या, λ3 और यहां देखिए B1B2 C1C2 इतना ओके है। अब ये बताइए कि अगर हम लोग तीन टर्म को देखें, इसे और एक इसे, तो इस तीनों को अगर हम लोग एक साथ रखें तो क्या हम लोग को ये मिलेगा, यहां देखिए तो यहां से मिल सकता है ये A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो हम लोग को दिस माइनस दिस प्लस दिस नहीं मिल रहा है ना, ये और ये, इसको R1 के एलोंग आप एक्सपेंड करके देखिए, यही तीनों टर्म हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है ना। फिर प्लस, फिर क्या लिखते हैं, प्लस क्या मिलेगा हम लोग को, λ1 λ2 λ3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये कहां से मिलेगा, तो जब आप ये टर्म देखेंगे, ये फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड, जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपको ये और ये मिल जाएगा, सही है। तो इस तरीके से देखिए इतना इक्वल टू इतना हम लोग प्रूव किए और यही हम लोग को प्रूव करना था, तो ये हो गया प्रूव्ड। तो ये बात बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, सही है ना। अब देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 6। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 में आप देख रहे हैं, पहले इसको हम लोग को मिटाना पड़ेगा, तो इसको हम लोग पहले मिटा देते हैं। तो देखिए प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहता है, प्रॉपर्टी नंबर 6 कहता है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय द सम कांस्टेंट and then added to the corresponding elements of other row or column, then the value of determinant remains same। अब यहां समझिए, इसी को अगर दूसरे भाषा में क्या लिखा गया है, the value of determinant remains same if we apply the operations this। इसी को हम लोग सिंबल में ही लिख दिए हैं, देखिए इसी जो ये लैंग्वेज में लिखा गया, ये इसी लैंग्वेज को यहां पर हम लोग क्या किए हैं, तो हम लोग सिंबल में लिख दिए हैं। कहने का मतलब क्या, यहां पर क्या कह रहा है कि अगर आप किसी रो में मल्टीप्लाई कीजिए, किसी कॉलम में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कीजिए और फिर उसको किसी दूसरे रो या दूसरे कॉलम के
कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट में सम क्या करेंगे, सम करेंगे मतलब कि ऐड करेंगे, तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। फिर से समझे, कहा क्या जा रहा है कि R1 टेंस टू, हम लोग क्या किए, पहले RJ में K से मल्टीप्लाई किए और फिर इसको किसी दूसरे रो में जोड़ दिए, ऐड कर दिए, तो डिटर्मिनेंट में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अब इसको लोग प्रूव करते हैं, कैसे ये समझिए। यहां देखिए, एक एग्जाम्पल से इसको समझिए। एग्जाम्पल में कहा जा रहा है कि इफ डिटर्मिनेंट इक्वल टू, ये देखिए A1 B1, A1 A2 ले लीजिए, A1 A2 A3 B1 B2 B3 और ये C1 C2 C3, सही है ना। इसमें हम लोग अप्लाई करते हैं, क्या अप्लाई करेंगे, ये देखिए अप्लाइंग R1 टेंस टू R1 प्लस K R2, इस ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं, सही है ना। और ये ऑपरेशन कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में आप एलिमेंट्री ऑपरेशन में पढ़ चुके हैं, सही है ना। अगर आप नहीं देखे हैं कि अगर आप नहीं जानते हैं कि एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के मैट्रिक्स वाले लिस्ट में अगर आप जाकर के देखेंगे तो आपको मिल जाएगा एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है। तो फिलहाल इसको देखिए, अब इस ऑपरेशन को जब इस पर अप्लाई किया जाएगा तो एक नया डिटर्मिनेंट आएगा, उसको मान लीजिए ये डिटर्मिनेंट फर्स्ट, और हम लोग को देखना होगा क्या कि जो इसका वैल्यू आएगा और इसका वैल्यू दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा। यही तो कहा जा रहा है, डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम, यानी इसका वैल्यू ये अप्लाई करने के बाद जो आएगा उसका वैल्यू और इसका वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो पहले अप्लाई कीजिए, इसको अप्लाई कैसे किया जाता है, तो देखिए R1 टेंस टू मतलब कि R1 में चेंजिंग लाना है, जिसका टेंस टू मतलब उसी में चेंजिंग लाना है। अब कैसे चेंजिंग लाना है, तो R1 में जोड़ना है, हम लोग को ऐड करना है R2 में K से मल्टीप्लाई करके। तो R1 में क्या है, A1 A2 A3 है, और R2 में क्या है, B1 B2 B3 है। तो B1 B2 B3 में K से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ देना है, मतलब ये कि ये A1 है प्लस इसमें K से मल्टीप्लाई कीजिए और ऐड कर दीजिए। फिर इसके जगह क्यों लिखना है, तो R1 टेंस टू मतलब R1 में चेंज करना है, मतलब कि R1 के स्थान पर लिखना है। फिर यहां पर क्या आएगा, A2 है पहले से प्लस K B2 हो जाएगा, इसमें K से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दिए, फिर इसमें K से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे, यानी A3 प्लस K और ये क्या हो जाएगा, ये B3। तो ये हो जाएगा B1 B2 B3 C1 C2 C3। चेंजिंग किस में करना था, R1 में, R2 R3 में कोई चेंजिंग नहीं, इसलिए R2 R3 जैसे है वैसे ही आ गया। तो प्रॉपर्टी के अनुसार क्या होना चाहिए, ये और ये बराबर होना चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इफ दिस, इसको अप्लाई किए, देन हम लोग क्या पाएंगे, तो हम लोग को मिलेगा कि दिस इक्वल टू दिस। बात समझ रहे हैं। अब यहां से एक और बात ध्यान दीजिए, यहां पर रिमार्क के तौर पर क्या लिखा गया है कि इफ डिटर्मिनेंट फर्स्ट इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग Ri टेंस टू KRi और Ci टेंस टू KCi टू द डिटर्मिनेंट, ये देन डिटर्मिनेंट 1 इक्वल टू K इंटू डिटर्मिनेंट। अब इसको समझिए, इसमें क्या कहा गया, तो इसमें क्या गया, देखिए जिसका टेंस टू उसमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किया गया है, जिसका टेंस टू उसमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किया गया है, तो वैल्यू सेम आ रहा है, मतलब दिस इक्वल टू दिस, वैल्यू सेम आया। कब आया, तो देखिए जिसका टेंस टू है उसमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है, उसमें मल्टीप्लाई नहीं किया गया है। लेकिन यहां पर क्या कहा जा रहा है, यहां पर कहा जा रहा है कि आप जिसका टेंस टू यानी Ri टेंस टू है और अगर आप उसी में K से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या होगा, तो डिटर्मिनेंट में भी हमको K से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या, आप इसको भी एग्जांपल समझिए। जैसे मान लीजिए हम यही रखते हैं और इसमें हम लोग अप्लाई करते हैं ये R1 टेंस टू K और ये R1 ऐसे, तो हम लोग करना क्या पड़ेगा, और मान लीजिए कि ये ऐसे आ गया, तो इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, हम लोग R1 में K से हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। R1 में K से मल्टीप्लाई करना है, ये ऑपरेशन तो यही बोल रहा है, इसमें K से मल्टीप्लाई कीजिए, तो K A1 K A2
के ए थ्री, यही ना, ये तो यही बोला जा रहा है। यहां से क्या आएगा B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये भी सही है। तो देन वैल्यू क्या मिलेगा हम लोग को, तो दिस इक्वल टू जो ये वैल्यू आएगा वह इसमें k से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा, यानी k इंटू दिस।